पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ठीक, लास्ट क्लास में मैंने आपको पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ाने का समझाने का प्रयास किया था। पर्यावरण की आधारभूत क्लास, अभी ये टॉपिक हमारा चल रहा है और ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसे हम प्रयास करेंगे कंप्लीट करने का, पूरा करने का। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक में मैंने क्या क्या बिंदु लिखवाए थे एक बार मुझे आप लोग बताएं भी, है ना। पहले मैंने बताया था कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में क्या अंतर है, ये चीज़ हमने समझा था कि पर्यावरण क्या है, पारिस्थितिकी क्या है। इस टॉपिक को बहुत नज़दीक से मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया था, है ना। इसके बाद पर्यावरण विज्ञान क्या है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि पर्यावरण विज्ञान, इसके माध्यम से पर्यावरण की चुनौतियों का समाधान किया जाता है, उसका एक प्रॉपर अध्ययन करने के बाद। पर्यावरण क्या है ये मैंने बताया था आसान भाषा में। अच्छा चलो, पर्यावरण की एक और आसान भाषा देता हूँ, शायद आप लोग और आनंद आ जाए आप लोगों को। आप लोगों ने कछुए को देखा है ना, कछुआ एक खोल के अंदर जिंदा रहता है, यदि उसका खोल चला जाए तो शायद उसका जीवन से ना रहे। तो कछुआ एक खोल में रहता है, वही खोल है जो उसको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। जब उसे कोई खतरा होता है तो उस खोल के अंदर छुप जाता है। वैसे ही एनवायरनमेंट क्या है, एक आवरण है, एक खोल है, जिसके अंदर हम सभी जीव जंतु, सभी जीवधारी क्या हो चुके हैं, उसी आवरण के परिदृश्य के अंतर्गत हैं। जैसे ही वो आवरण हटेगा या किसी प्रकार से छत बिछत होगा, हमारा जीवन संकट में आ जाएगा, हमारे जीवन में किसी भी तरीके की घटना दुर्घटना होनी प्रारंभ हो जाएगी। तो एक खोल में है हम लोग, एक आवरण में है, उसके चारों ओर, वो हमारे चारों ओर पूरा आवरण है, वही हमारा सुरक्षा कवच है ना। इसके बाद मैंने बताया था पर्यावरण क्या क्या चीज है। पर्यावरण को मैंने आप लोगों को परिभाषित करने का प्रयास किया था। पर्यावरण क्या क्या है, ये एक बिंदुवार विषय वस्तु आप लोगों से चर्चा हुई थी, है ना। और आप लोगों को मैंने बताया था कि पर्यावरण को बहुत विस्तृत तरीके से समझाने का प्रयास किया था कि पर्यावरण सिर्फ और सिर्फ भौतिक परिवेश नहीं है, जैविक दृष्टि के अतिरिक्त भौगोलिक दृष्टि भी है, सांस्कृतिक दृष्टि भी है। ऐसे विभिन्न बिंदु हैं जिन पर आप पर्यावरण को समझ सकते हैं। तो मैंने अच्छे से सभी चीज़ों को बताया था। अब वही चीज़ें आज आगे भी पढ़नी है, ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें हम कोई वो देखेंगे। अगला है पर्यावरण का महत्व। पर्यावरण का क्यों इम्पोर्टेंस है, पर्यावरण का महत्व। ठीक है, एक ये हम समझने का प्रयास करेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसमें मैं लिखवाऊंगा कुछ बिंदु, आप लोगों को लिखवाऊंगा, वो बिंदु आप लोग लिख लीजिएगा, जरूरी है समझना, फिर आगे विषय वस्तु को चालू करेंगे। पर्यावरण के अवयव, पर्यावरण के अवयव, कंपोनेंट्स, अवयव, पर्यावरण के तत्व, एलिमेंट्स, पर्यावरण के तत्व। ये टॉपिक को बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, मैं चाहता हूं कि ये टॉपिक आपके हो जाए। इसके बाद अगला टॉपिक था आपका परिस्थिति का संगठित स्तर, है ना। परिस्थिति का संगठनिक स्तर, उसको समझेंगे। और एक और टॉपिक यदि हो सकेगा तो आज मैं पढ़ाऊंगा पर्यावरण जागरूकता की आवश्यकता क्यों है ना। पर्यावरण जागरूकता की आवश्यकता क्या है। फिर इसमें बहुत सारे सब टॉपिक हैं, जैसे कि इको टूरिज्म, है ना। पर्यावरण पर्यटन, ये क्या है, पर्यावरण पर्यटन क्या है, किस तरीके से पर्यावरण पर्यटन अब बहुत ज़रूरी है, कैसे एक पर्यटन उद्योग पर्यावरण से जुड़ाव रखता है, ऐसे विभिन्न बिंदुओं का, और किस तरीके से पर्यावरण पर्यटन ने पर्यावरण को घातक रूप बना दिया है, इन सभी बिंदुओं पर भी हमारी एक चर्चा प्रॉपर हो सकती है। ठीक है, तो पर्यावरण परिस्थितिकी के ये वाला टॉपिक हमने चर्चा कर लिया था। मुझे बताएं अभी तक यदि किसी को पर्यावरण शब्द ना समझ में आया हो, बहुत आसानी से मैंने बताया था कि पर्यावरण एक हमारे आसपास का वो भौतिक परिवेश है जो हमें जिंदा रहने की आवश्यक वो सभी दशाएं उपलब्ध कराता है जिसमें हमारा जीवन संभव रहता है। तो ये क्या है, एक ऐसा आवरण है जो चारों तरफ से हमें घेरे हुए है। पारिस्थितिकी के बारे में मैंने बताया था कि आवासों का अध्ययन है ना, हैबिटेट का अध्ययन है, जहां पे हम जीवित रहते हैं, जो हमारे जिंदा रहने की आधारभूत आवश्यक जो स्थितियां होती हैं, जो हमारा आवासीय क्षेत्र होता है, उस आवासीय क्षेत्र वही है ना जहां पर हम पाए जाते हैं, वही तो आवासीय क्षेत्र है। तो जैसे चंद्रमा में हम नहीं पाए जाते, चंद्रमा में जीव कहाँ है जीवन, ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो वहां पे अभी जीवन का आवासीय क्षेत्र नहीं मिला है। तो जीवन का आवासीय क्षेत्र ही पारिस्थितिकी है, आवास क्षेत्र का अध्ययन, हैबिटेट का अध्ययन। हर एक जीव जंतु का अलग अलग अपना आवासीय क्षेत्र है ना। जानवरों का आवासीय क्षेत्र अलग है,
हर एक जीव का अपना तापमान है, अपना टेम्परेचर है, अलग प्रकृति है, उसी प्रकृति के अनुसार उन स्थानों पर वो जिंदा रहता है। कोई जलचर है, कोई उभयचर है, कोई नभचर है ना, कोई जो है स्थलचर है, अलग अलग सबका अपना तरीका है। ठीक है, जो सरीसृप हैं, जो समुद्रों में रहने वाले जीव हैं, वो जलचर हैं, वो समुद्र में अपना आवास स्थान बनाते हैं। मछलियां स्थल में नहीं रह सकती ना, उनका आवास स्थान कहाँ होगा? समुद्र में, क्योंकि जल की घुली हुई ऑक्सीजन ही वो लेती हैं और उसी से जिंदा रहती हैं। जल से हटा दीजिए, मर जाएंगी। तो आवास स्थान का अध्ययन आपका पारिस्थितिकी के अंतर्गत है। पर्यावरण विज्ञान के बारे में भी मैंने आपको बताया था और ये पूरा एक ग्राफ बनवाया था कि पर्यावरण क्या क्या है। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, पर्यावरण का महत्व। अगली हेडिंग है आपकी, पर्यावरण का क्या महत्व है, पर्यावरण को क्यों हमें समझना चाहिए, पर्यावरण अध्ययन के रूप में क्यों हमें क्या क्या विषय वस्तुओं को देखना चाहिए। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए, पर्यावरण का महत्व। पर्यावरण का महत्व, पर्यावरण का महत्व, पर्यावरण का महत्व। मैं दो लोगों के आप लोगों को नाम बताता हूँ, दो पर्यावरणविद हैं और खासकर ये प्रशासन से जुड़े हुए हैं। एक थे जस्टिस कुलदीप सिंह, एक हैं जस्टिस कुलदीप सिंह, दूसरे हैं एडवोकेट हैं महेश चंद्र मेहता। ये दो व्यक्ति हैं और जस्टिस कुलदीप सिंह जज थे और आपके महेश चंद्र मेहता ये आपके कौन थे? वकील थे। इन दोनों को ग्रीन जज और ग्रीन वकील कहा जाता है। थोड़ा सा इन दोनों का नाम समझते हैं। जस्टिस कुलदीप सिंह, माफ करिएगा, नेट में आप सर्च करेंगे, इनको बोलता है ग्रीन जज कहा जाता है, इनको ग्रीन जज ऐसे उपाधि दी गई है। और एक है आपके एडवोकेट हैं, इनका नाम है महेश चंद्र मेहता। महेश चंद्र मेहता, महेश चंद्र मेहता, चंद्र मेहता, इनको बोलता जाता है ग्रीन वकील। अब हरा वकील नहीं बोलिएगा, पर्यावरणविद हैं दोनों। दरअसल 1991 में एक PIL दायर की गई, जनहित याचिका दायर की गई और उस जनहित याचिका में कहा गया कि पर्यावरण आने वाले समय में एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर निकलेगा। ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि हमें सभी पाठ्यक्रमों में क्या करना चाहिए? पर्यावरण के अध्ययन को सुनिश्चित कराना चाहिए। आज UPSC के सिलेबस में पर्यावरण की विषय वस्तु जो आप पढ़ रहे हो वो जस्टिस कुलदीप सिंह मेहता के द्वारा जो वर्डिक्ट आया, जो इन्होंने अपना डिसीजन सुनाया और इन्होंने कहा कि जितने भी पाठ्यक्रम हों, जितने भी सिलेबस हों, सभी में पर्यावरण अध्ययन को क्या करना चाहिए? अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन को अनिवार्य बना देने का कार्य किसने करवाया? जस्टिस कुलदीप सिंह के द्वारा करवाया गया। 1991 में महेश चंद्र मेहता के द्वारा ये PIL दाखिल की गई थी और इस PIL पर सुनवाई करते हुए जस्टिस कुलदीप सिंह के द्वारा भारत के सभी जितने भी पाठ्यक्रम है, जितने भी सिलेबस हैं, इन सभी सिलेबस पे पर्यावरण इन्वायरमेंट की विषय वस्तु को अनिवार्य बना दिया गया। और इसका कारण क्या था? इसका कारण तो यही है ना, इसका कारण यही है कि सभी नागरिकों के बीच पर्यावरण जागरूकता को पैदा किया जाए और सभी नागरिकों को जो है पर्यावरण के बारे में, सभी छात्रों को सभी स्तरों में जानकारी प्राप्त हो, तभी पर्यावरण के बारे में जानकारी मिल पाएगी। तो दो व्यक्तियों का बहुत बड़ा रोल है। अब आगे जो है मैं जो चर्चा आप लोगों से कर रहा था, जो आपने हेडिंग डाली है पर्यावरण का महत्व, तो इस पे लिखना चालू करिए। पहले कुछ विषय लिख दीजिए, फिर बिंदुवार 15 विषय वस्तुएं, 15 पॉइंट लिखवाने, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से लिखिएगा। जितने लोग हैं जो नए बच्चे हैं थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी स्पीड से लिखने का प्रयास करिएगा, थोड़ा सा गति से लिखिए। पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण अंग है। यदि पर्यावरण की शिक्षा ही नहीं दी जाएगी तो प्रबंधन किस तरीके का करेंगे? पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण अंग है। पर्यावरण शिक्षा, जैसे मैं आप लोगों को अब आप क्या करेंगे? UPSC के सिलेबस से आप पर्यावरण विषय वस्तु को डिटेल से पढ़ के जाएंगे। जब आप प्रशासन में जाएंगे आप एक अच्छी जानकारी रखेंगे एनवायरनमेंट की और जाकर के प्रशासन में जो पर्यावरण की चुनौतियां उन्हें निपटा पाएंगे। मान लीजिए पाठ्यक्रम में रखा ही नहीं जाता, आप पढ़ के ही नहीं जाते, तो कैसे चैलेंजेस को समझाते, कैसे समझते चीज़ों को? तो पर्यावरण शिक्षा बहुत जरूरी है। पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण अंग है।
पर्यावरणीय चेतना उत्पन्न करने के लिए, पर्यावरणीय चेतना उत्पन्न करने के लिए पर्यावरणीय शिक्षा एक सशक्त माध्यम है। पर्यावरणीय शिक्षा एक सशक्त माध्यम है। पर्यावरणीय शिक्षा एक सशक्त माध्यम है। पर्यावरणीय शिक्षा के कार्यक्रम में, पर्यावरणीय शिक्षा के कार्यक्रम में, पर्यावरणीय शिक्षा के कार्यक्रम में, पर्यावरणीय शिक्षा के कार्यक्रम में बच्चों से लेकर वृद्धों तक सभी को सम्मिलित किया जाना चाहिए। बच्चों से लेकर वृद्धों तक सभी को सम्मिलित किया जाना चाहिए। सम्मिलित किया जाना चाहिए। अनेक विश्वविद्यालयों द्वारा स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर, ग्रेजुएशन के बाद जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, स्नातकोत्तर स्तर पर पर्यावरण से संबंधित पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किया गया है। पर्यावरण से संबंधित पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किया गया है। पर्यावरण से संबंधित पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किया गया है। पर्यावरण से संबंधित पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किया गया है। पर्यावरण से संबंधित पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किया गया है। सरकार विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, संगोष्ठियों, पारिस्थितिकीय शिविरों के माध्यम से समाज के सभी स्तरों पर पर्यावरण संबंधी शिक्षा एवं जागरूकता को, पर्यावरण संबंधी स्तर एवं जागरूकता को, पर्यावरण संबंधी स्तर एवं जागरूकता को प्रोत्साहित कर रही है। स्तर एवं जागरूकता को प्रोत्साहित कर रही है। अतः यह जानना आवश्यक है कि पर्यावरण का महत्व क्यों है। अतः यह जानना आवश्यक है कि पर्यावरण का महत्व क्या है। ये लिखिए, अतः यह जानना आवश्यक है कि पर्यावरण का महत्व क्या है। अब कम क्रम से एक एक पॉइंट बोलता जाऊंगा, लिखते चले जाना। 15 पॉइंट बोलूंगा आप लोगों को। पहला पॉइंट डालिए, अतः यह जानना आवश्यक है। तो हर जगह पे एनवायरनमेंट सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है, यही तो जानना है। इन 15 पॉइंटों से आपको क्लियर हो जाएगा कि पर्यावरण पढ़ना क्यों जरूरी है, एनवायरनमेंट विषय वस्तु को क्यों आवश्यक बना दिया गया। यह आप लोग समझ पाएंगे, जान पाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। पहला पॉइंट लिखिए, लिखिए पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से, पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से जन समुदाय को, पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से जन समुदाय को पर्यावरण के महत्व, समस्याओं के कारणों और समाधानों से अवगत कराया जाता है। पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से जन समुदाय को पर्यावरण के महत्व, समस्याओं
पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से। पहला पॉइंट क्या है, पर्यावरण शिक्षा यदि हम देंगे, पर्यावरण विषय वस्तु को पाठ्यक्रमों में पढ़ाएंगे, पर्यावरण को सभी तक ले जाएंगे, तो क्या क्या होगा, पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से जन समुदाय को पर्यावरण के महत्व, समस्याओं, पर्यावरण की क्या समस्या है, समस्याओं, कारणों, उस समस्या का कारण क्या है, कारणों और समाधानों से अवगत कराया जाता है। पहला महत्व ये है, इसलिए पर्यावरण शिक्षा जरूरी है। दूसरा महत्व लिखिए, इसका दूसरा महत्व क्या है, दूसरा लिखिए, पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से, पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से भविष्य की विपत्तियों से बचा जा सकता है। पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से भविष्य की विपत्तियों से बचा जा सकता है। पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से भविष्य की विपत्तियों से बचा जा सकता है। अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट अगला है, पर्यावरण तथा जनजीवन की गुणवत्ता में, पर्यावरण तथा जनजीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में सहायता करता है। पर्यावरण तथा जनजीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में सहायता करता है। आपके जीवन की गुणवत्ता, पर्यावरण यदि हम सही रखेंगे तो आपका जीवन उच्च स्तर पे होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जीवन अच्छा रहेगा। ठीक है, तो पर्यावरण क्या करता है, जनजीवन में पर्यावरण जनजीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने में सहायता करता है। अगला पॉइंट चौथा पॉइंट लिखिए, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतःक्रियाओं की जानकारी से अवगत कराया जाता है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतःक्रियाओं की जानकारी से अवगत कराया जाता है। अगला पॉइंट, मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण का ज्ञान प्राप्त होता है। मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण का ज्ञान प्राप्त होता है। अगला पॉइंट, पर्यावरण प्रदूषण के स्रोत, तेजी से लिखिए, पर्यावरण प्रदूषण के स्रोत, पर्यावरण प्रदूषण के स्रोत एवं प्रभावों की जानकारी प्राप्त होती है, एवं प्रभावों की जानकारी प्राप्त होती है। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, पर्यावरण प्रदूषण दूर करने के उपायों की, पर्यावरण प्रदूषण दूर करने के उपायों की जानकारी प्राप्त होती है। पहले तो प्रदूषण के बारे में पता होता है कि प्रदूषण के स्रोत क्या हैं, उनका प्रभाव क्या होगा, दूसरा क्या, उसका समाधान भी पता चलता है इसी से। पर्यावरण प्रदूषण के स्रोत एवं प्रभावों की जानकारी प्राप्त होती है, पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के उपायों की जानकारी प्राप्त होती है। दोनों पॉइंट एक दूसरे से जुड़ाव रखते हैं। पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के उपायों की जानकारी प्राप्त होती है। अगला पॉइंट, नागरिकों में पर्यावरण के प्रति जागृति उत्पन्न होती है, या पर्यावरण जागरूकता, जन जागरूकता उत्पन्न होती है। नागरिकों में पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता भी उत्पन्न होती है। नागरिकों में पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता भी उत्पन्न होती है। आपके संविधान के 2 अनुच्छेद है ना, एक अनुच्छेद 48A है, 48A, वो भी पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। दूसरा अनुच्छेद 51 का आपका फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप पर्यावरण में जितने वन्य जीव होंगे, प्राकृतिक संसाधन होंगे, जैव विविधता संरक्षण में अपना अग्रिम योगदान देंगे। तो अनुच्छेद 51 का में फंडामेंटल ड्यूटी दे दी गई है, और आर्टिकल 48A में राज्य का कर्तव्य है कि राज्य पर्यावरण संरक्षण में कार्य करेगा, उसके बारे में राज्य के कर्तव्यों को निहित कर दिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट आगे बढ़िए। इसमें नागरिकों के पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता पैदा करना। 10वां पॉइंट लिखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या एवं उसके दुष्परिणामों संबंधी
एवं उसके दुष्परिणामों संबंधी अवबोध का ज्ञान करवाना। दुष्परिणामों संबंधी अवबोध का ज्ञान करवाना। अगला पॉइंट, विभिन्न पोषक स्तरों। अगला पॉइंट है विभिन्न पोषक स्तरों। विभिन्न पोषक स्तरों, विभिन्न पोषक स्तरों एवं अंतः संबंधों का ज्ञान करवाना। विभिन्न पोषक स्तरों एवं अंतः संबंधों का ज्ञान करवाना। अगला पॉइंट, मौलिक एवं मानवीय संसाधनों के उपयोग का मूल्यांकन एवं उसके उपाय। मौलिक एवं मानवीय संसाधनों के उपयोग का मूल्यांकन एवं उसके उपाय। अगला पॉइंट है मौलिक एवं मानवीय संसाधनों के उपयोग का मूल्यांकन एवं उसके उपाय। मौलिक एवं मानवीय संसाधनों के उपयोग का मूल्यांकन एवं उसके उपाय। अगला पॉइंट, पर्यावरण शिक्षा से प्रचलित अंधविश्वासों को दूर किया जा सकता है। पर्यावरण शिक्षा से प्रचलित अंधविश्वासों को दूर किया जा सकता है। जो रूढ़ियां हैं, अंधविश्वास है, प्रकृति के प्रति बहुत सारी रूढ़ियां हैं ना, बहुत सारे अंधविश्वास है ना, उनको भी हम दूर कर सकते हैं। जैसे कि बलि प्रथा, ये क्या है? ये क्या है? एक अंधविश्वास है, ये रूढ़ी प्रचलित थी। तो यदि हम जानवरों के संरक्षण को लेकर के कार्य करें तो निश्चित तौर पे ऐसी प्रथाओं का, ऐसे अंधविश्वासों को दूर कर सकते हैं हम। अगला पॉइंट, पर्यावरणीय संकट। पर्यावरण संकट से जुड़ी, पर्यावरण संकट से जुड़ी वैश्विक समस्याओं एवं स्थानीय समस्याओं। पर्यावरण संकट से जुड़ी वैश्विक समस्याओं एवं स्थानीय समस्याओं के पूर्ण समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका। पर्यावरण संकट से जुड़ी वैश्विक समस्याओं एवं स्थानीय समस्याओं के पूर्ण समस्याओं के पूर्ण समाधान पर्यावरणीय वैश्विक समस्या तथा स्थानीय समस्या को दूर करने का पूर्ण समाधान। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिए। अगला लिख लीजिए, आकार स्पर्श, आकार स्पर्श ध्वनि, आकार स्पर्श ध्वनि, आदत, आदत, आवास, आवास इत्यादि को पहचानने का कौशल, इत्यादि को पहचानने का कौशल, इत्यादि को पहचानने का कौशल का विकास, इत्यादि को पहचानने के कौशल का विकास। एक दो पॉइंट और लिख लीजिए, विकास और पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में। अगला पॉइंट लिख लीजिए, विकास एवं पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक मुद्दों का जुड़ाव। विकास एवं पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक मुद्दों का जुड़ाव, सामाजिक मुद्दों का जुड़ाव। इस प्रकार पर्यावरण अध्ययन, इस प्रकार पर्यावरण अध्ययन, इस प्रकार पर्यावरण अध्ययन, इस प्रकार पर्यावरण अध्ययन की प्रत्यक्ष प्रासंगिकता है, की प्रत्यक्ष प्रासंगिकता है,
इस प्रकार पर्यावरण अध्ययन की प्रत्यक्ष प्रासंगिकता है। इस प्रकार पर्यावरण अध्ययन की प्रत्यक्ष प्रासंगिकता है। हाल ही के वर्षों में विश्व भर में पर्यावरणीय अध्ययन का विस्तार तीव्रता से हुआ है। पर्यावरण अध्ययन का विस्तार तीव्रता से हुआ है। पर्यावरण अध्ययन का विस्तार तीव्रता से हुआ है। पर्यावरण अध्ययन का विस्तार तीव्रता से हुआ है। चलिए अब मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूँ। अगला टॉपिक है आपका पर्यावरण के अवयव, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण के अवयव, पर्यावरण किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, इस विषय वस्तु को समझने का प्रयास करेंगे। कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, तो अगला टॉपिक डाल लीजिए पर्यावरण के अवयव। पर्यावरण के अवयव। तो पर्यावरण के 4 प्रमुख अवयव हैं। 4 कंपोनेंट से मिलकर के एनवायरनमेंट बनता है। ठीक है, अब ये सब चीज़ें आप जानते हो। वैसे पहला है वायुमंडल, ठीक। दूसरा है जलमंडल, यही चीज़ें हैं जो मिलती हैं, जलमंडल। तीसरा है स्थलमंडल और चौथा है तीनों का समुच्चय, तीनों का जोड़, वायुमंडल प्लस जलमंडल प्लस स्थलमंडल, यानी कि इन तीनों के समुच्चय से किसका निर्माण होता है? जीवन का निर्माण होता है, अर्थात जैवमंडल। जहां पर जीवन की उपस्थिति हो, जहां पर इन तीनों चीजों का समुच्चय होता है, तीनों चीजों का जुड़ाव होता है, तो जीवन की उत्पत्ति होती है। और ये जीवन की उत्पत्ति ही क्या बनाती है? जैवमंडल का निर्माण करती है। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में क्रम से पढ़ेंगे। पहले आप इन तीनों को लिख लीजिए। लिखिए पर्यावरण के अवयव में सबसे पहले हेडिंग डालिए वायुमंडल की। पहले हेडिंग डालिए वायुमंडल की। एक डायग्राम बना लेते हैं आप, तो और अच्छा रहता है। डायग्राम बना लीजिए। एक मैं डायग्राम आप लोगों को यहाँ पे बना देता हूँ, ये डायग्राम भी साथ साथ बना लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर जो है चूँकि वायुमंडल वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको बादलों को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका है स्थलमंडल का हिस्सा, ये आपका है स्थलमंडल। ठीक, ये आपका है जलमंडल, ये आपका है जलमंडल। ऊपर आपका है वायुमंडल। ठीक है, और इन तीनों का समुच्चय हो रहा है, तो ये पूरा एक तरीके से जहाँ पे ये पूरा इन तीनों के समुच्चय से जीवन की उत्पत्ति है, तो ये जैवमंडल। ठीक, ये आपको डायग्राम बना लेना है एक। इसमें लिख लीजिएगा पर्यावरण के अवयव। ठीक है, साथ साथ सब कार्य करते चले जाना है मेरे, साथ साथ सारे कार्य करना है। ये आपकी पृथ्वी है, अर्थ है।
पृथ्वी के बारे में आप जानते ही हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, ये आपको पता ही है, पृथ्वी का बाहरी हिस्सा है भूपर्पटी जिसे बोलते हैं। सबसे बाहरी हिस्सा ये क्या है आपका? भूपर्पटी, यहीं पे हम निवास करते हैं, भूपर्पटी। ठीक, सबसे अंदर ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु है। ठीक, पृथ्वी के ऊपर यही स्थल मंडल है, यहाँ पे स्थल भी है जल भी है। भूपर्पटी में कहीं कहीं पर जल है, कहीं कहीं पर स्थल है। ठीक है, कहीं कहीं पे जल है, कहीं कहीं पे स्थल है। तो मान लीजिए कि ये हिस्सा आपका, ये हिस्सा यहाँ पे मान लीजिए ये जल है। ठीक है, कहीं कहीं पे ये पूरा स्थल है, ये पूरा स्थल है। ठीक है, ये जल है। ठीक है, ऐसे ही है आपका। फिर आपका यहाँ पे स्थल है, फिर जल है। जल ज़्यादा है, स्थल कम मात्रा में है। तो आप पढ़ते हैं ना महाद्वीप महासागर में। चलिए एक बार आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब आप ये चीज़ें जानते हैं, कोई बहुत बड़ी विषय वस्तु नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं विषय वस्तु को। ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, ये आपकी पृथ्वी आप देख रहे हैं, जल है, स्थल है ना, देख पा रहे हैं ना, जल भी है, स्थल भी है। ये आपकी अर्थ है। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा सा यहीं पे चर्चा मुझे करनी है, इसके बारे में आप समझिएगा। पृथ्वी के ऊपर ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, इसका गुरुत्वाकर्षण बल ने क्या कर रखा है? पृथ्वी के वायुमंडल को देख सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाया गया है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मोटी रेखाओं में इसको इंगित करने का प्रयास करूँगा। पृथ्वी का वायुमंडल विभिन्न परतों में है। यहाँ पर गैसों का सम्मिश्रण है, तो यहाँ पे ऊपर पूरा आपका वायुमंडल है, वायुमंडल है। यहाँ पर वायुमंडल के बहुत सारे संस्तर हैं, सभी संस्तरों के बारे में भी अभी मैं पढ़ाऊंगा भी और आप लोगों को लिखवाऊंगा भी। जितने भी संस्तर हैं वायुमंडल के, एटमॉस्फेयर के बारे में अभी हमारी चर्चा होगी और आप लोग इसको लिखेंगे। इसके बाद ये वायुमंडल हो गया, ये आपका हो गया स्थल मंडल, ये आपका हो गया स्थल मंडल, स्थल मंडल, ये आपका हो गया जल मंडल। ठीक, अब वायुमंडल के संस्तर के बारे में देखें तो पृथ्वी से ऊंचाई पे 8 से 10 किलोमीटर या 11 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, मंडल। और ऊपर जाएंगे तो समताप मंडल, लगभग 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई में जाएंगे तो समताप मंडल, समताप मंडल। और ऊंचाई में जाएंगे तो मध्य मंडल, मध्य मंडल। और ऊंचाई पे जाएंगे तो आप पाएंगे आयन मंडल, आयन मंडल। और ऊंचाई पे जाएंगे तो आप पाएंगे बहिर्मंडल, बहिर्मंडल, है ना। तो ये संस्तर है, वायुमंडल के संस्तर है। आप सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए होंगे, कोई बहुत बड़ी विषय वस्तु नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। और इन सभी के समुच्चय ने क्या कर रखा है? देखो, वायुमंडल का बहुत बड़ा रोल है। ये जो स्थल में जीवन है, पृथ्वी में जीवन है, यदि पृथ्वी के पास इतना गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता कि अपने वायुमंडल को रोक पाता तो जीवन बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों जीवन बिल्कुल भी नहीं होता? क्योंकि वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी की सूर्य की पराबैंगनी और रक्त किरणें आकर के यहाँ के जीवन को समाप्त कर देती, खत्म कर देती। समताप मंडल के पास ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। अभी आप लोग सुनते हैं ना, ओजोन छिद्र के बारे में देखते हैं, बात सुनते हैं कि ये जो आपका उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर क्या हुआ है, ओजोन लेयर बहुत विरल हो गई है और उसके कारण से अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, तभी ये पूरी जितनी गैसेस थी, CFC, कार्बन फ्लोरो, तो CFC का उत्पादन खत्म कर दिया गया,
है ना। इसके बाद आपका जो है इसकी जगह पे हमने शीतलक के तौर पे अमोनिया का प्रयोग करना शुरू कर दिया, अन्य जो शीतलक हैं उनका प्रयोग करना चालू कर दिया। तो जो नेफ्रॉन है, CFC है, सब गैसें, तो कहीं ना कहीं पे जो समताप मंडल के पास ओजोन परत है वो जीवन दायनी है, उसके द्वारा ही पृथ्वी में आने वाली ऐसी हानिकारक अवरक्त किरणें, परावैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट UV किरणें जो कि जीवन को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं या विभिन्न प्रकार के रोगों को जन्म दे सकती हैं, उन किरणों को यहां पर रोक दिया जाता है। तो एक महत्वपूर्ण रोल ये है। और ये सभी मिलकर के इन सभी का समुच्चय एक साथ मिलकर के क्या बनता है, यही है जैवमंडल। जैवमंडल का निर्माण करता है। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग आपको क्या डालनी है, वायुमंडल। सबसे पहले वायुमंडल के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, मैं बताने का प्रयास करूंगा। लिखिए वायुमंडल के बारे में, लिखिए इसमें पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाला, पृथ्वी के चारों ओर पाया जाने वाला, पृथ्वी के चारों ओर पाया जाने वाला सघन गैसों का आवरण, सघन गैसों का आवरण, सघन गैसों का आवरण वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहलाता है। वायुमंडल कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। यह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा, यह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा जुड़ा हुआ है। यह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है। यह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है, पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है, पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिख लीजिए इसमें, यह पृथ्वी को कई 100 किलोमीटर ऊंचाई तक घेरे हुए है। यह पृथ्वी को 3600 किलोमीटर तक आपका पूरा का पूरा वायुमंडल जाता है, उसके ऊपर भी जाता है, उसके ऊपर बहिर्मंडल चला जाता है। ठीक है, यह पृथ्वी को कई 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक घेरे हुए है, कई 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक घेरे हुए है। देखो सबसे पहली चीज ये गैस है, ये जितना भी वायुमंडल है गैसेस का, वायु क्या है, गैसों का सम्मिश्रण है, विभिन्न गैसों का। इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ऑर्गन है, नियॉन है, विभिन्न गैसें हैं। ठीक है, तो विभिन्न गैसों का क्या है, मिश्रण है, विभिन्न गैसों का सम्मिश्रण है, मिश्रण है ये। ठीक है, वायुमंडल। तो आगे नेक्स्ट लिखिए इसमें, कई 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक घेरे हुए हैं। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु सघन होती है। पृथ्वी के धरातल के निकट यहाँ पे वायु क्या है, वायु की सघनता सर्वाधिक है। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु सघन होती है, वायु सघनता ज़्यादा होती है, वायु सघनता अत्यधिक होती है। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु की सघनता सर्वाधिक होती है गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप। और आमतौर पे जो भारी गैसें हैं वो नज़दीक रहती हैं और जो हल्की गैसें हैं वो ऊपर रहती हैं, स्वाभाविक तौर पे यही है। ठीक है, पृथ्वी के धरातल के निकट वायु सघन होती है, ज्यों-ज्यों ऊपर जाती है यह विरल होती जाती है। विरल मतलब कि सघनता कम होती जाती है, गैस की सघनता कम होती जाती है। ज्यों-ज्यों धरातल से ऊपर जाते हैं यह विरल होती जाती है। इसलिए वायुमंडल की कुल वायु राशि का 50% भाग, इसलिए वायुमंडल की वायु का कुल 50%, इसलिए वायुमंडल की कुल वायु राशि का 50% भाग, 50% भाग पृथ्वी के धरातल के 5 किलोमीटर के भीतर, पृथ्वी के धरातल के 5 किलोमीटर के भीतर, 5 किलोमीटर के भीतर 50% भाग पृथ्वी के धरातल के 5 किलोमीटर भीतर। यानी कि देखिए ये पृथ्वी है, इससे ऊंचाई पे जाएं 5 किलोमीटर ऊपर,
तो कितना वायुमंडल यहाँ पाया जाता है? 50% वायु राशि सिर्फ 5 किलोमीटर के भीतर पाई जाती है। थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, 29 किलोमीटर के दायरे पे जाएंगे तो 29 किलोमीटर के दायरे पे 97% वायु राशि पाई जाती है। 29 किलोमीटर के और ऊंचाई पे जाने पर बाकी का 3% पाया जाता है। तो 97% वायुमंडल की वायु राशि कहां पे पाई जाती है? 29 पृथ्वी के 29 किलोमीटर की ऊंचाई पे ही पाई जाती है। 5 किलोमीटर के दायरे में 50% की वायु राशि पाई जाती है। ये सेंटेंस, ये वाक्य, ये कथन याद रखिएगा। ये कथन सत्य है कि पृथ्वी के वायुमंडल के 29 किलोमीटर की ऊंचाई पे वायुमंडल की कुल वायु राशि का 97% पाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, पता रखना चाहिए, दिमाग में बैठा के रखना है इसको। ठीक है, आगे इसको आगे लिख लीजिए, इसमें आगे चर्चा कर लीजिए, है ना। आगे लिख लीजिए 5 किलोमीटर के भीतर और 97% हिस्सा 29 किलोमीटर के दायरे में पाया जाता है। 97% हिस्सा 29 किलोमीटर के दायरे में पाया जाता है। 29 किलोमीटर के दायरे में पाया जाता है। ठीक है, लिखते जाओ बच्चों, सारे नोट्स होने चाहिए आप लोगों के पास कंप्लीट। और जो आ जा रहे हैं वो कृपया करके या तो आ ही जाओ या तो चले ही जाओ, मत आओ, क्लास छोड़ दो, जरूरी नहीं है। ठीक है, जो लोग रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं, क्लास को कंटिन्यूअस नहीं कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, मत आइए। ठीक है, कहिए तो आप लोगों को ग्रुप से भी हटा दिया जाए। ठीक है, जानकारी दे दीजिएगा। और जिसकी भी अटेंडेंस 10 अभी 2 4 6 दिन 10 दिन देख रहे हैं, यदि पता चलेगा सारी चीज़ें हम हटवा भी देंगे। आगे नेक्स्ट अगला लिख लीजिए, अगला लिख लीजिए, वायुमंडल अनेक गैसों का यांत्रिक सम्मिश्रण है। वायुमंडल अनेक गैसों का 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 सम्मिश्रण है। वायु में भिन्न भिन्न गैसें एक निश्चित अनुपात में पाई जाती हैं। वायु में भिन्न भिन्न गैसें एक निश्चित अनुपात में पाई जाती हैं। अब लिख लीजिए कौन कौन से गैस का कितना जो है हिस्सा पाया जाता है। ठीक है, ये भी लिख लीजिए। सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन कितनी है? 78% है। इसका एग्जैक्ट डेटा 78% ही बोलेंगे, 18.03 होता है। ठीक है, 78% आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल पे। तो लिख लीजिए, जिसमें वायुमंडल में 78.03% नाइट्रोजन, 78.03% नाइट्रोजन, 20.99% ऑक्सीजन, 20.99 लगभग 21%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है, यही दो चीज़ें हैं। ठीक है, ऑक्सीजन तथा शेष 1% में, तथा शेष 1% में ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ओजोन का O3 होता है सिंबल, O3। 1% में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ओजोन आदि गैसें हैं। इनमें से आर्गन का भाग सबसे अधिक है। इस 1% में सर्वाधिक आर्गन ही है। इनमें से 1%, इनमें से आर्गन का भाग सबसे अधिक है। इनमें से आर्गन का भाग सबसे अधिक है। इनमें से आर्गन का भाग सबसे अधिक है। आर्गन का भाग सबसे अधिक है। नेक्स्ट आगे लिख लीजिए, सामान्यतः भारी गैसें वायुमंडल के निचले स्तरों में, सामान्यतः भारी गैसें वायुमंडल के निचले स्तरों में, सामान्यतः भारी गैसें वायुमंडल के निचले स्तरों में और हल्की गैसें ऊपरी स्तरों में मिलती हैं।
और हल्की गैसें ऊपरी स्तरों में मिलती हैं, और हल्की गैसें ऊपरी स्तरों में मिलती हैं, और हल्की गैसें ऊपरी स्तरों में मिलती हैं। ठीक है, अगला लिख लीजिए, ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के तापमान और दाब में परिवर्तन के आधार पे, तापमान एवं दाब के परिवर्तन के आधार पर तापमान एवं दाब के परिवर्तन के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा जाता है। इसे 4 भागों में बांटा जाता है। इसे 4 भागों में बांटा जाता है। वायुमंडल को, है ना, वायुमंडल को 4 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 क्षोभ मंडल, हेडिंग डाल लीजिए क्षोभ मंडल, 2 बातें लिख लीजिए क्षोभ मंडल के बारे में। पहला है क्षोभ मंडल, लिखिए क्षोभ मंडल के बारे में लिखिए, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। 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 विषुवत रेखा के समीप इसका विस्तार, विषुवत रेखा के समीप इसका विस्तार, है ना, विषुवत रेखा यहाँ से पृथ्वी है ना, ये आपकी विषुवत रेखा, माफ करिएगा, विषुवत रेखा आपकी यहाँ से जाती है, लगभग भारत के नीचे से जाती है, सिंगापुर के नज़दीक ही जाती है ये, ठीक है। तो यहाँ से विषुवत रेखा जाती है। विषुवत रेखा के ऊपर, यानी कि विषुवत रेखा के ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ का विषुवत रेखा के ऊपर, यहाँ पे ध्रुव है तो ध्रुवों के ऊपर का हिस्सा ये रहा, ये विषुवत रेखा के ऊपर का हिस्सा है। तो यहाँ पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई ज़्यादा होती है, ध्रुवों में कम होती है। तो एक कथन आपको यहाँ पे मिलेगा और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लिख लीजिए, विषुवत रेखा के समीप इसका विस्तार 18 किलोमीटर। विषुवत रेखा के समीप इसका विस्तार 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, ठीक है। क्षोभ मंडल का विषुवत रेखा के ऊपर विस्तार क्या है, अधिक है, तथा ध्रुवों के ऊपर इसकी ऊंचाई केवल 8 किलोमीटर रह जाती है। इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर रह जाती है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे घनी परत है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे घनी परत है। यहाँ पे बहुत मैक्सिमम जितनी अधिकांश आपकी वायुमंडल की जो मौसमी दशाएं हैं, जो परिवर्तन होता रहता है, देखते हैं ना, सुबह गर्मी पड़ रही है, सुबह ठंडक है, फिर गर्मी हो गई, फिर अचानक से बादल आ गए, है ना। तो मौसम क्या होता है, हर एक सेकंड में बदल जाता है। अभी आपको बहुत गर्मी लग रही हो सकता है शाम तक बारिश हो जाए। तो ये जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में ही होती हैं, है ना। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं कहाँ पर होती हैं, क्षोभ मंडल में ही होती हैं। नेक्स्ट आगे लिख लीजिए, क्षोभ मंडल में वायुमंडल की सबसे घनी परत होती है। इसमें जलवाष्प और धूल कण की अधिकता होती है। इसमें जलवाष्प एवं धूल कण की अधिकता होती है। इसमें जलवाष्प एवं धूल कण की अधिकता होती है। इसमें जलवाष्प एवं धूल कण की अधिकता होती है। इस परत में वायु का तापमान
इस परत में वायु का तापमान, ये सब कथन के तौर पे आएंगे, कथन पूछा जाएगा, एक कथन सही है कि गलत है, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। इस परत में वायु का तापमान समान रूप से, इस परत में देखो वायु का तापमान पृथ्वी के नज़दीक ज़्यादा होता है, पृथ्वी से ऊंचाई पर जाने पर वायु का तापमान गिरने लगता है। तो कितना दर है गिरने की, क्या रेट है, ये लिखवा रहा हूँ आपको। इस परत में वायु का तापमान समान रूप से समुद्र तल से प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर, इस परत में वायु का तापमान समान रूप से समुद्र तल से प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड दर से कम होता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल यहां पे समझाता हूं। यदि आप 165 मीटर गए, मान लो यहाँ का धरातल का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, धरातल में जो वायु है इसका तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपने क्या किया, आप एक रॉकेट में बैठ गए और रॉकेट में बैठ करके कहाँ पे, ऊंचाई पे जा रहे हैं। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे, रॉकेट बैठ छोड़िए, रॉकेट क्या करेंगे जाके, आप लोग यदि पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ना शुरू करें, पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ना शुरू करें तो आप पाएंगे हर 165 मीटर की ऊंचाई पर, हर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता जाता है। ठीक है, उच्चावच की दृष्टि से देखा जाए तो हर जगह का अलग अलग मामला है, तो ये भी इसकी एक बड़ी विशेषता है इस पूरे के पूरे मंडल की। तो यही मैं आपको समुद्र तल से प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से कम होता जाता है, कम होता जाता है। वायुमंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं, वायुमंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा। वायुमंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहा जाता है, वायुमंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहा जाता है। अगला चलते हैं, नेक्स्ट दूसरा डालिए समताप मंडल, दूसरा डालिए समताप मंडल। लिखिए वायुमंडल की दूसरी परत समताप मंडल है, वायुमंडल की दूसरी परत समताप मंडल है। इसकी ऊंचाई लगभग 32 किलोमीटर, इसकी ऊंचाई लगभग 32 किलोमीटर तक आंकी गई है। यानी कि जैसे कि ये ध्रुवों के पास तो ये 8 किलोमीटर ही होती है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल से प्लस जाए 32 किलोमीटर तक, है ना, 32 किलोमीटर तक क्या पाई जाती है, इसकी ऊंचाई लगभग 32 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसका नाम ही है समताप मंडल, समताप, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर एक जैसा रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है। यहाँ पे किसी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। यहाँ पे वातावरण बिल्कुल शांत और एक समान रहता है। इसी कारण से जितने भी एरोप्लेन, जितने भी वायुयान उड़ते हैं वो सभी समताप मंडल पे ही उड़ते हैं। नीचे से जाते हैं, ऊपर क्षोभ सीमा को क्रॉस करते हैं। जब आप कभी हवाई सफ़र करेंगे तो आप पाएंगे बादल आपके नीचे, आपके वायुयान के नीचे बादल क्या हैं, तैर रहे हैं। यानी कि वायुयान जो होते हैं, या फिर जो, ताकि मौसम साफ रहे, दिखाई दे, है ना। तो जितनी भी घटनाएं होती हैं वो जितने भी, तो यहाँ पे कोई घटना, मौसमी घटनाएं सभी क्षोभ मंडल पे ही होती हैं, समताप मंडल पे कोई घटना नहीं होती है। यही बात मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, इसको भी लिख लीजिए आप लोग। लिखिए वायुमंडल में, हाँ तो आगे लिख लीजिए इसमें, इस मंडल के निचले भाग में तापमान स्थिर रहता है, इस मंडल के निचले भाग में तापमान स्थिर रहता है। इसके बाद तापमान ऊंचाई के साथ तेजी से बढ़ता है। इसके बाद तापमान ऊंचाई के साथ तेजी से बढ़ता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, ये तापमान जो मैंने आपको बताया घटने बढ़ने का कारण क्या है। ये वाला जो हिस्सा है, जैसे ये क्षोभ मंडल है, क्षोभ सीमा है, और ये समताप मंडल है। इसको यदि हम दो भागों में बांट दें, इसका निचला मंडल और ऊपरी मंडल, दो भागों मान लीजिए इसको बांट देते हैं यहाँ से,
तो निचला समताप मंडल है, यहाँ पे किसी प्रकार का तापमान में परिवर्तन नहीं होता। ऊपरी समताप मंडल पे, ऊपरी समताप मंडल है, यहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है, यहाँ पे ओजोन गैस पाई जाती है, बड़ी मात्रा में ओजोन गैस पाई जाती है। और जब सूर्य की परावैंगनी यूवी किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, उनका अवशोषण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे तापमान बढ़ जाता है। तो जहाँ पे ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत वाले हिस्से में टेम्परेचर बढ़ता घटता है, लेकिन जो क्षोभ मंडल के ऊपर का हिस्सा है समताप मंडल का, वहाँ पे तापमान में कोई परिवर्तन नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यही बात मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। हाँ, तापमान तेजी से बढ़ता है। आगे लिखिए, आगे नेक्स्ट लिखिए। तापमान में इस वृद्धि का कारण, तापमान में इस वृद्धि का कारण, तापमान में इस वृद्धि का कारण इस मंडल में ओजोन गैस का पाया जाना है। आप देख रहे होंगे, आप लोग गाजियाबाद में लाइट बहुत जा रही है आजकल, बहुत ज़्यादा परेशान करके रख दिया है। इस तापमान में इस वृद्धि का कारण ओजोन गैस का पाया जाना है, ओजोन गैस का पाया जाना है। ओजोन सूर्य से विकिरित हानिकारक परावैंगनी विकिरण, ओजोन सूर्य से विकिरित हानिकारक परावैंगनी किरणों, अल्ट्रावायलेट रेज, ओजोन सूर्य से विकिरित हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। समताप मंडल में ऋतु संबंधी परिवर्तन न होने के कारण, समताप मंडल में ऋतु संबंधी परिवर्तन न होने के कारण यह मंडल हवाई उड़ानों के लिए उत्तम स्थान है, यह मंडल हवाई उड़ानों के लिए उत्तम स्थान है, यह मंडल हवाई उड़ानों के लिए उत्तम स्थान है। समताप मंडल की ऊपरी सीमा को समताप सीमा कहते हैं, समताप मंडल की ऊपरी सीमा को समताप सीमा कहते हैं, समताप मंडल की ऊपरी सीमा को समताप सीमा कहते हैं। समताप मंडल की ऊपरी सीमा को समताप सीमा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला डाल लीजिए, मध्य मंडल, मेसोस्फेयर, मध्य मंडल। मध्य मंडल में लिखिए समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल है, समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल है, समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल है, समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल है। इसका विस्तार, समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल है, इसका विस्तार 40 से 80 किलोमीटर तक है, 40 से 80 किलोमीटर तक है, 40 से 80 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट, इस परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता जाता है, इस परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता जाता है। इसकी ऊपरी सीमा को मध्य मंडल सीमा कहते हैं, इसकी ऊपरी सीमा को मध्य मंडल सीमा कहते हैं। नेक्स्ट आगे लिखिए आयन मंडल, आयनोस्फेयर, आयन मंडल, इससे ऊपर है आयन मंडल, आयन मंडल। लिखिए मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल का विस्तार है, मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल का विस्तार है। इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ने लगता है, इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ने लगता है।
इस मंडल का महत्व रेडियो संवाद की दृष्टि से विशेष रूप से है। इस मंडल का महत्व रेडियो संवाद के रूप से की दृष्टि से विशेष रूप से है। रेडियो संवाद की दृष्टि से विशेष रूप से है। विशेष रूप से है क्योंकि रेडियो की विद्युत संचालित तरंगों को पृथ्वी पर यही मंडल परावर्तित करता है। क्योंकि रेडियो की विद्युत संचालित तरंगों को पृथ्वी पर यही मंडल परावर्तित करता है। पृथ्वी पर यही मंडल परावर्तित करता है। ठीक है, देखो आयन मंडल में आप जैसे कि नाम से ही ज्ञात है आयन मंडल, ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। और जब भी कोई ब्रह्मांड से कोई उल्का पिंड या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा भी तत्व जो पृथ्वी पर प्रवेश करने का प्रयास करता है, यहीं पे जल के भस्म हो जाता है। ठीक है, यहीं पे जलकर भस्म हो जाता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है जिसकी घर्षण शक्ति के कारण से किसी भी पिंड पे आग लग जाती है और वो पृथ्वी तक प्रवेश नहीं कर पाता है। तो एक बड़े प्रोटेक्टिव फॉर्म के तौर पे ये भी उपस्थित है आयन मंडल भी। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं। अगला लिखिए बहिर्मंडल, अंतिम यही है बहिर्मंडल। लिख लीजिए इसके बारे में। आयन मंडल के ऊपर बहिर्मंडल उपस्थित है। आयन मंडल के ऊपर बहिर्मंडल उपस्थित है। बहिर्मंडल उपस्थित है जो पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे बाहरी हिस्सा है। जो पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे बाहरी हिस्सा है। सबसे बाहरी हिस्सा है। बाहरी हिस्सा है। ठीक है, बस यहीं तक आपका ये वायुमंडल की सबसे बाह्यतम सीमा के तौर पे है बाह्यमंडल। बाह्यमंडल, तो ये वायुमंडल की प्रमुख लेयर्स हैं जिनके बारे में हमारी चर्चा मोटी मोटी हो गई। अब आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट डालिए जलमंडल। वायुमंडल हो गया, अब अगली बात आएगी जलमंडल के बारे में। जलमंडल, 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 जल ही जीवन है, बिना जल सब सून। जल ने ही सभ्यताओं का विकास दिया। जितनी भी सभ्यताएं थी, यदि जल नहीं होता तो कुछ नहीं होता। मानव सभ्यता, मानव जीवन, जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक वायु के बाद जल ही है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है ना, 5 तत्व है ना। जल एक उनमें से महत्वपूर्ण तत्व है। बिना जल के 70% हिस्सा हमारा जल ही है। पृथ्वी, हमारे ब्रह्मांड में, पृथ्वी में भी 70% हिस्सा जल ही है। तो अगला है जलमंडल। ठीक है, इसके बारे में लिख लीजिए। लिखिए जल आपूर्ति एवं सभ्यता का घनिष्ठ संबंध रहा है। जल आपूर्ति एवं सभ्यता का घनिष्ठ संबंध रहा है। जल पृथ्वी के धरातल के 71% से अधिक भाग में पाया जाता है। जल पृथ्वी के धरातल में 71% से अधिक भाग में पाया जाता है। पृथ्वी के जल का 97% महासागरीय जल है। पृथ्वी के जल का 97% महासागरीय जल है, जो मानव के उपभोग के लिए उपर्युक्त नहीं है। जो मानव के उपभोग के लिए उपर्युक्त नहीं है। पृथ्वी के जल का 97% हिस्सा महासागरीय जल का है, जो मानव के उपभोग के लिए उपर्युक्त नहीं है। इसका कारण नमक तत्व की उपस्थिति है। इसका कारण नमक तत्व की उपस्थिति है।
बड़ी मात्रा में खारा जल होता है, समुद्री जल लवणीय जल होता है जो हमारे पीने के योग्य नहीं है। इसका कारण नमक तत्व की उपस्थिति है। इसके अलावा जल का 2% हिस्सा, 97% तो खारे पानी के तौर पे है। अब पीने योग्य पानी कितना बचा आपके पास? सिर्फ और सिर्फ 3%, जिसमें से अधिकांश दूषित हो चुका है। 2% अभी शुद्ध रूप में बर्फ की चोटियों के तौर पे ग्लेशियर्स के रूप में जमा हुआ है। तो लिख लीजिए इसको, जिसमें से 2% हिस्सा आच्छादित ध्रुवीय क्षेत्रों और ग्लेशियरों में बंद है। बर्फ आच्छादित ध्रुवीय क्षेत्रों और ग्लेशियरों में बंद है, जबकि जल संसाधन का मात्र 1% ही जल नदियों, झीलों, तालाबों, भूजल यानी भूमिगत जल, झरनों आदि के ताजा जल के रूप में मानव और वनस्पति के लिए उपलब्ध है। तो मात्र 1% हिस्सा है जो कि आपके, पानी तो बहुत है, सब जगह पानी ही पानी है, जल ही जल है, लेकिन जल का उपयोग आपके जीवन के लिए जो जल चाहिए वो जल की मात्रा बहुत कम है। और ये जल हम लगातार औद्योगिकरण के बाद इसको दूषित करते चले जा रहे हैं। औद्योगिक कचरा जा रहा है, रासायनिक उत्पाद जा रहे हैं, जिसके कारण से ये नदियों का जल पूरी तरीके से दूषित हो चुका है, पीने योग्य नहीं रह गया है। तो ऐसी परिस्थिति आप समझ सकते हैं कि आने वाला भविष्य बहुत अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट डालिए आप, नेक्स्ट लिखिए स्थल मंडल, लिथोस्फेयर, पृथ्वी का दृढ़ भाग, दृढ़ हिस्सा। स्थल मंडल लिखिए स्थल मंडल के बारे में। स्थल मंडल यह परिमंडल, अब आपको मैं थोड़ा सा जल मंडल आप देख सकते हैं। जल मंडल वैसे कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए जो आपका समुद्री जल है कितनी विशाल राशि है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। हिंद महासागर, यह भी ज़्यादा बड़ा सागर नहीं है आपका। आप देखिए समुद्री जल में देखो, आधी धरती तो यही है, प्रशांत महासागर है आपका। आधी धरती तो आपका प्रशांत महासागर ने ले रखा है। ये देखिए आधी धरती प्रशांत महासागर के पास है, देख लीजिए, बड़ी संख्या। विश्व का सबसे बड़ा महासागर यही है। अटलांटिक महासागर में देखेंगे, ये भी एक बड़ी जल राशि है। ये रहा आपका अटलांटिक महासागर, तो जल ही जल है। जल देखकर तो भय का वातावरण लगेगा आपको। ये आपका यहाँ पे आर्कटिक महासागर, ये आपके ग्लेशियर्स हैं, ध्रुवीय ग्लेशियर ये हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ग्रीनलैंड का हिस्सा है, इधर कनाडा का हिस्सा है। ऊपर चलते हैं, अभी नीचे जो पूरा का पूरा दक्षिणी ध्रुव है, ये रहा आपका दक्षिणी ध्रुव, ये रहा, ये भी जल ही है, ये बर्फ के तौर पे। तो यहाँ थोड़ा ना पीने जाओगे आप लोग पानी। आप जो पानी यूज कर रहे हो वो कौन सा है? आपका पीने वाला पानी ये नदियों का है, ठीक है, ये नदियों का। ये देखो कांगो रिवर बह रही है, ये झीलें हैं, ये झीलें आपकी तंगानिका झील है ये, ठीक है। यहाँ पे तो ये जितनी नदियाँ हैं, कहाँ अफ्रीका आ गए क्या? हाँ, भारत चलते हैं। देखो ये है आपकी नदियाँ, इन नदियों के पानी से हम जिंदा हैं, और हम क्या करते जा रहे हैं, इन नदियों को दूषित करते चले जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, सब बुरा हाल हो जाएगा। ये हिमालय है हमारा, हिमालय पर्वत श्रेणी है। तो यहाँ पर ये जितना भी पानी है ये बहुत कम मात्रा में। देखिए दो झीलें, आप शायद इन दोनों झीलों को पहचान ले। ये मानसरोवर झील है, ये लेक मानसरोवर है, ये लेक राकसताल है। राकसताल से ही आपकी नदी निकलती है ना, क्या नाम है उसका?
सतलुज निकलती है। मानसरोवर से क्या निकलती है? ये मानसरोवर झील है। मानसरोवर से क्या निकलती है? आपकी सिंधु नदी निकलती है और ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। दो बड़ी नदियां मानसरोवर से निकलती हैं। बाकी की नदियां कहाँ से निकलती हैं? ठीक है, तो ओवरऑल आपको इन चीज़ों को समझना चाहिए कि आने वाले समय में बहुत सारे संसाधन है नहीं, पीने का पानी लिमिटेड ही है, इसलिए जल की बर्बादी को रोकना है। आप भी करते हो ना सुबह ब्रश करते समय आप लोग दुनिया भर का ज्ञान आप दे सकते हो। औद्योगिक कचरा नहीं फैलाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ब्रश करते समय कितने लीटर पानी बहा देते हो? एक लीटर पानी की जरूरत है तो 10 लीटर टोटी खोल के छोड़ दिया। नहाते हो तो 10-15 बाल्टी, गर्मी में तो और नहाते होगे। अरे ज़्यादा ज़रूरत नहीं, जितनी ज़रूरत है उतना बहुत है। अपने स्तर पे जल को बचाना है, जल की बर्बादी को रोकना है ना। नहीं तो जहाँ पे पानी नहीं है, आप यदि जाएँ, इस इलाके की बात कर रहा हूँ आपको, भारत का ये वाला हिस्सा, ये देखिए बंजर ही बंजर, सूखा ही सूखा, राजस्थान में घुमा रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये जैसलमेर वाला हिस्सा, कहीं मैं यहाँ छोड़ दूँ ना, पानी से मर जाओगे, निपट जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे दूर दूर तक कहीं पर जल के निशान नहीं मिलते, कोई कुएं नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे जितने लोग रहती हैं, जो आबादियाँ रहती हैं मरुद्यानों के आसपास, उन आबादियों के द्वारा जल को संग्रहित किया जाता है। जल के कुओं में क्या किया जाता है? ताले लगा दिए जाते हैं। और जल बढ़े तो यहाँ पे संसाधन के तौर पर, यहाँ पे पैसा रुपया कुछ नहीं है। अभी मैं 1-2 दिन पानी ना दूँ तो सब लुटाने के लिए तैयार हो जाओगे। तो जल का संरक्षण जरूरी है, अपने स्तर पे जो कर सकते हो करो। चलो आज मैं आप लोगों से एक डिस्कस करता हूँ इंटरनेट के इंटरव्यू के क्वेश्चन के बारे में। इंटरव्यू में ऐसा, अभी जब मैं क्लास समाप्त करूंगा तो इंटरव्यू के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा आप लोगों से, या फिर अभी कर दूं? क्या चाहते हो, अभी चर्चा करूँ आप लोगों से? देखो आमतौर पे अब इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप लोग जल संसाधन, जल संरक्षण को लेकर के हम लगातार बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है, कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन मुद्दा क्या है कि आप व्यक्तिगत स्तर पे क्या करते हैं। आपका व्यक्तिगत, जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा जाना चाहिए कि भाई जल संसाधन के संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। आप 50 चीज़ें बताने चलेंगे, लेकिन कोई आपसे पूछे कि व्यक्तिगत स्तर पे आप क्या करते हो, व्यक्तिगत स्तर पे आपका क्या रोल है जल संरक्षण को लेकर के, आप किस तरीके से, है ना, पूछ लेंगे आपसे कि नहाते हो कि नहीं नहाते हो। ये आमतौर पे बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मेरे एक मित्र हैं, उनसे ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि आप कितना पानी खराब करते हो नहाते समय। तो कहीं ना कहीं पे बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें आपको लगता है आपकी एक्टिविटी में होना चाहिए। आप दुनिया को तो ज्ञान पढ़ाने चल पड़े, लेकिन आप खुद ज्ञानी नहीं हो, अपने ज्ञान को आपने इतर रख दिया। तो जल का जितना उपयोग करना हो, प्राकृतिक संसाधनों का जितना उपयोग आपको करना हो, वो जितनी ज़रूरत हो बस उतना करिए। प्रकृति के पास सब कुछ है आपको जिंदा रखने के लिए, लेकिन मुद्दा ये है कि आप उसको उतना सम्मान करें तब। तो यदि आप दूसरे को ज्ञानबाजी देंगे तो कोई फायदा नहीं, आप खुद उसको फॉलो करना शुरू करिए, तभी बात बनेगी। ठीक है, आयोग यही चाहता है आपसे। आप ज्ञानबाज बनेंगे कोई फायदा नहीं है। तो आप जल संसाधन करते हैं, भोजन को आप खाना खाने के बाद छोड़ते हैं, है ना, ये आपकी गंदी आदत है। तो चीज़ों को उतना ही से उपभोग करिए जितना आपको उनकी ज़रूरत हो, उससे अतिरिक्त नहीं। ठीक, तब तो ठीक है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं स्थल मंडल की। लिथोस्फीयर लिखिए, ये रहा आपका स्थल मंडल ही है, ये पूरा पृथ्वी में देख लीजिए स्थल मंडल ही है। ये देखिए अफ्रीका का स्थल है, ये स्थल मंडल है, ठीक है, जहाँ पर निवास स्थान है। और बाकी समुद्र के नीचे भी देखा जाए तो समुद्र के नीचे भी एक अलग प्रकार का जो है, ठीक है, वहाँ पर भी स्थल ही है, वो भी स्थल ही है, भूपर्पटी का हिस्सा ही है। समुद्र के ऊपर का ये महाद्वीपीय का हिस्सा है, और सागरों के तली का, तलछटी का हिस्सा भी, वो भी स्थल मंडल का हिस्सा है। तो स्थल मंडल के बारे में लिखिए, यह परिमंडल मिट्टी, पत्थर और चट्टानों जैसे ठोस पदार्थों से बना होता है। यह परिमंडल मिट्टी, पत्थर या चट्टानों जैसे ठोस पदार्थों का बना होता है। यह परिमंडल मिट्टी, पत्थर या चट्टानों जैसे ठोस पदार्थों का बना होता है। इसमें भूमि के सूखे भागों के अतिरिक्त समुद्र के तलछटी का हिस्सा, तलछटी समझते हैं ना, समुद्र में डुबकी लगा के नीचे जाएं, जब आप वहां पे धरती पाएंगे तो वहां पर भी स्थल मंडल है। ठीक है, समुद्र के तलछटी का हिस्सा,
ठीक है। यदि आसान भाषा में मैं आपको समझाना चाहूँ तो समझा तो सकता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं समझा सकता। चलिए यहाँ पे मान लीजिए ये आपका ये वाला हिस्सा, ये मान लीजिए समुद्र है, ये आपका स्थल है, महाद्वीप है, स्थल है। भूमि का वो खंड जो ऊपर उठ गया है समुद्र से, वो महाद्वीप हो गया है। तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा, ये तलछटी ये वाला हिस्सा है नीचे का, तो ये भी स्थल है, और ये ऊपर उठा हुआ वाला हिस्सा ये भी स्थल है, सब स्थल ही स्थल है। ठीक है। तो तलछटी या समुद्र का पेंदी वाला हिस्सा, पेंदी होती है ना, ग्लास में पानी भरा होता है तो ग्लास का सबसे नीचे वाला हिस्सा, उसकी बात कर रहा हूँ। तलछटी वाला हिस्सा भूमि के सूखी भागों के अतिरिक्त समुद्र के तलछटी वाला भाग भी इसमें सम्मिलित है। इसके निर्माण में मिट्टी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके निर्माण में मिट्टी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह मनुष्यों और पशुओं के लिए अनाज उत्पन्न करती है। यह मनुष्यों और पशुओं के लिए अनाज उत्पन्न करती है। यह मनुष्यों एवं मिट्टी के भी आप लोग ऋणी हो, शुक्रगुजार हो, मिट्टी के भी ऋणी और शुक्रगुजार हो, है ना। यह मनुष्यों और पशुओं के लिए अनाज उत्पन्न करते हैं। इसकी पौधों की जड़ें जमी रहती हैं। हम लोगों को बहुत गुरूर होता है ना बहुत सारी चीज़ों का, कुछ गुरूर मत रखिए। आपका कुछ नहीं है, आपको कोई ना कोई कुछ ना कुछ दे रहा है, इस कारण से आप हैं, है ना। मिट्टी भोजन देना बंद कर दे, समुद्र मतलब कुछ ना कुछ आपको देना बंद गया, कुछ नहीं कर सकते, खुद से कोई अस्तित्व नहीं है आपका। आप परपोषी जीव हो, दूसरों के ऊपर आश्रित हो। जब तक दूसरा कुछ करके नहीं देगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक इकोसिस्टम में बंधे हुए हो और उसी को सिस्टम का विनाश भी करते चले जा रहे हो, मिट्टी को दूषित करते चले जा रहे हो। जो दे रहा है उसी का कोई सम्मान नहीं है, है ना। तो यही बात यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं आपको। मिट्टी की महत्वपूर्ण भूमिका है, मनुष्यों और पशुओं के लिए अनाज उत्पन्न करती है। इसमें पौधों की जड़ें जमी रहती हैं। मिट्टी की गुणवत्ता पर उत्पादकता की निर्भरता होती है। मिट्टी की गुणवत्ता पर उत्पादकता की निर्भरता होती है। मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होगी, अच्छी उत्पादकता होगी। उत्पादकता की गुणवत्ता होती है, उत्पादकता की गुणवत्ता निर्भर करती है। एक प्रारूपिक उत्पादक मिट्टी में, एक प्रारूपिक उत्पादक मिट्टी में 95% अकार्बनिक, एक प्रारूपिक उत्पादक मिट्टी में 95% अकार्बनिक, जैसे नाइट्रोजन, है ना, फास्फेट। एक प्रारूपिक उत्पादक मिट्टी में 95% अकार्बनिक तथा 5% कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब बहुत कुछ है, अब मैं लिखवाने लग जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। मिट्टी में सिलिका होती है, सिलिकेट में जो है उसमें भी सिलिकॉन 74% ऑक्सीजन है, सब सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। बाद में मैं सब अभी नहीं पढ़ाऊंगा। अगला डालिए जीवमंडल। जीवमंडल, अगला डालिए जीवमंडल। जीवमंडल या जैवमंडल, ऑब्लिक करके जैवमंडल, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर, जैवमंडल, जीवमंडल या जैवमंडल। लिखिए, जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जहां पर जीवन संभव होता है। जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जहां पर जीवन संभव होता है तथा पृथ्वी के जीवित जीव तथा पर्यावरण के मध्य पारस्परिक क्रिया होती है। जीवित जीव तथा पर्यावरण के मध्य पारस्परिक क्रिया होती है। इसके अंतर्गत जीवित जीव तथा भौतिक पर्यावरण दोनों आते हैं। इसके अंतर्गत जीवित जीव तथा भौतिक पर्यावरण दोनों आते हैं।
इस प्रकार जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है, इस प्रकार जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जहाँ जीवन पाया जाता है, तथा पर्यावरण के तीन प्रमुख अंग वायुमंडल, जलमंडल तथा स्थल मंडल की उपस्थिति होती है। पर्यावरण के तीन प्रमुख अंग वायुमंडल, जलमंडल तथा स्थल मंडल की उपस्थिति होती है। ठीक है, ये रही आपकी एक बड़ी समस्या का समाधान। एक टॉपिक हमने पढ़ लिया। कल का टॉपिक आप लिख लो। कल क्या नेक्स्ट टॉपिक? कल तो आपका शायद आज फ्राइडे है, मंडे टू फ्राइडे की ही क्लास है आप लोगों की, है ना? तो